नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के 2 नंबर वाले टॉप VVI वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका पुरातत्व है ये 2 शब्दों पूरा और तत्व के मिलने पर बना है, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री होता है। अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे आपका पत्थर हो गया, सिक्का हो गया, हड्डी हो गया, ये सब आपका पुरातत्व का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये हुआ कि खुदाई के दौरान जो भी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। यानी कि प्राचीन भारत के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके क्या क्या स्रोत हैं, इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है। तो देखिए, इसका पहला स्रोत क्या है, पुरातत्व, यानी कि जो खुदाई के दौरान वस्तुएं प्राप्त होती है, ये पहला आपका स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत, यानी कि उस समय के जो विद्वानों के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे आपका इंडिका, जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इससे हम लोगों को मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपका हो गया चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये सब आपका क्या है, ये सब साहित्यिक स्रोत का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रमुख स्रोत हैं जिससे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखे। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगर के नाम को लिखने को बोला जा रहा है। तो देखिए, पहला नाम आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो है दूसरा, तीसरा आपका चंद्रदुड़ो है और चौथा आपका लोथल है। पांचवा आप लोग धोलवीरा लिख सकते हैं। छठा आप राखीगढ़ी लिख सकते हैं। सातवां आप काली बंगा लिख सकते हैं। तो कोई भी 4 स्थान यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 4 स्थान प्रमुख हो गए और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फिक्स आपके सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम लिखें। तो 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, पहला आपका रामायण है और दूसरा आपका महाभारत है। ये सब आपके हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अभिलेख किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी ज़्यादा VVI है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 2011, फिर 4 साल बाद इसका 2015 में, फिर 4 साल बाद आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है और ये फिर आपका 4 साल बाद 2023 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, रट लीजिए। देखिए कि प्राचीन काल में विभिन्न राजवंश द्वारा अपने राज्यादेश को पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखने की कला अभिलेख कहलाता था। यानी कि जो आपके प्राचीन राजवंश थे, जैसे मौर्य राजवंश हो गया, गुप्त राजवंश हो गया, नंद राजवंश हो गया, तो इन राजवंशों के द्वारा क्या किया जाता था, इनके जो राज्य देश थे इसको वो क्या करते थे, पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखवाते थे। और ये जो लिखने की कला थी ना, इसी को क्या कहलाता था, तो ये आपका अभिलेख कहलाता था। क्लियर है। और जो अभिलेखों का अध्ययन है इसे अभिलेख शास्त्र कहलाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए इसका ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पढ़ करके हम लोग क्या पता लगाते हैं कि उस समय किस प्रकार की भाषा थी, किस प्रकार की संस्कृति थी, उस समय का समाज कैसा था, इसकी जानकारी इसे पढ़ करके मिलता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि ये अति महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि उन्हें पढ़कर तत्कालीन समाज, भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। क्लियर है। तो इसे इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियों का उल्लेख करें। यानी कि अशोक के जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं उनमें देखिए आपका टोटल 4 लिपियों का उपयोग किया गया है। पहला आपका है ब्राह्मी लिपि, दूसरा आपका है ख्रोष्टी लिपि, तीसरा है आपका अरमाइक लिपि और चौथा है आपका ग्रीक लिपि। तो यहाँ पे आपका 2 ही लिपि लिखने बोला है, तो कोई भी आप लोग 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, आपका ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अभिलेख लिखवाया है वो आपका ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि में लिखवाया है, तो यही दोनों लिखना बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका शायद मॉडल पेपर में भी था। ठीक है, तो देखिए जो अकबर का जन्म है आपका 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ पे हुआ था, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे, अमरकोट में।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए समझिएगा, जो आपका निर्गुण भक्ति था ना, निर्गुण भक्ति में क्या होता था, जो भगवान की पूजा की जाती थी ना, विदाउट मूर्ति की जाती थी, उन लोगों का मानना था कि भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जो आपका था सगुण भक्ति, सगुण भक्ति में जो आपके भगवान की पूजा की जाती थी उनके, और या तो उनके अवतार की जो पूजा की जाती थी, उनका जो पूजा मूर्त रूप में किया जाता था, नहीं कि मूर्ति के रूप में किया जाता था, ठीक है। यही इन दोनों के बीच का अंतर है। निर्गुण में आपका विदाउट मूर्ति का किया जाता था और सगुण में आपका मूर्ति के रूप में किया जाता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सगुण भक्ति परंपरा। इसमें क्या होता था, जो आपका शिव भगवान है, विष्णु है और तथा उनके जो भी अवतार हैं और जो आपका देवियों की पूजा है, उनकी पूजा किसमें की जाती थी, तो मूर्त रूप में किया जाता था, मूर्ति के रूप में होती थी, ठीक है। उसके बाद जो आपको निगुण भक्ति परंपरा है, इसमें क्या होता था, इसमें आपका अमूर्त यानी कि विदाउट मूर्ति का और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। क्लियर है। तो ये इन दोनों के बीच का अंतर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखे हैं। यहाँ पे 4 प्रसिद्ध संत के नाम लिखने बोला है, कई प्रसिद्ध संत थे, तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 लिख दिया है, आप लोग कोई भी 4 लिख दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। देखिए पहला मैंने लिखा है रामानुज, दूसरा आपका चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है आपका माधवाचार्य, चौथा है आपका नामदेव, पांचवा है आपका वल्लभाचार्य और आप लोग एक और लिख सकते हैं तुकाराम, ठीक है। तो ये 6 मैंने आपको बता दिया। कोई भी 4 आप लोग एग्जाम में 4 लिखने को बोले तो 4 लिखना है, 2 लिखने को बोले तो 2 लिखना है, 1 लिखने को बोले तो 1 ही लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जिमी से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो जिमी शब्द है, जिमी शब्द का अर्थ होता है आपका संरक्षित श्रेणी के लोग है, ठीक है। जिमी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संरक्षित श्रेणी के लोग। जिमी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानते थे, जिसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले ईसाई, यानी कि जो इस्लाम के जहाँ के शासक इस्लाम थे उस क्षेत्र में जो ईसाई धर्म के लोग थे, आज तो जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानते थे उसी को क्या कहा जाता था, जिमी कहा जाता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में 4 पुरुषों के नाम लिखना था, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में दे दे कि 4 महिलाओं के नाम लिखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, दूसरा था आपका बेगम हजरत महल, तीसरा आपका था रानी लक्ष्मीबाई, चौथा आपका था कस्तूरबा गांधी। ये सब 4 जो थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी था और ये आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर भी ये आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए पहला कौन था, महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांचवा आपका मंगल पांडे, छठा नाना साहेब। मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भारतीय के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाया था, तो कोई 4 आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है। एक 7वां आप लोग याद रख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, 8वां आपका याद रख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, 9वां रख सकते हैं आप लोग चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो कोई 4 आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन है ये आपका 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है, और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए जो आपका गांधी जी है ये अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। विदाउट हिंसा के कोई भी आंदोलन करना इसका एक प्रमुख मतलब सिद्धांत था, ठीक है। लेकिन 1922 में आपका क्या हुआ कि 1922 में जो आपका गोरखपुर का एक जगह था चौरी चौरा, ठीक है, वहाँ पे क्या किया गया था, जो असहयोग आंदोलन करने वाले भीड़ के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो आपका थाना था उस थाना को जला दिया, ठीक है। उस थाना के जलाने से वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी जिंदा मारे गए, जिंदा जल गए, ठीक है। इसके कारण वो मर गए। तो इससे दुखी होकर के महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, वह असहयोग आंदोलन जो चल रहा था ये वापस लेना पड़ा, ठीक है। यही कारण था जो वहाँ पे थाना जला दिया गया था चौरी चौरा कांड में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस वजह से महात्मा गांधी ने दुखी होकर के जो आपका असहयोग आंदोलन है वही वापस ले लिया था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन 1922 के में असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक जगह पर कुछ भीड़ ने पुलिस थाने में हमला कर दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया।
तो देखिए जो आपका मार्को पोलो था ये इटली का एक यात्री था। वो भारत भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए आया था। जो वो था आपका वो चीन की भी यात्रा किया था। ठीक है, तो ये एक आपका यात्री था या भारत घूमने के लिए आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए। तो देखिए 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था ना, उस समय भारत के जो दो प्रांत थे आपका, पहला था पंजाब, इसे दो भागों में बांटा गया था। आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया गया था और आधा पंजाब आपका भारत के हिस्से में आया था। और आपका एक और था बंगाल। बंगाल जो आप लोग आज का बांग्लादेश देखते हैं और जो आज का पश्चिम बंगाल है, ये दोनों आपका पहले संयुक्त रूप से बंगाल कहा जाता था। इसका भी दो भागों में बंटवारा किया गया था। जो आज का बांग्लादेश आपका पाकिस्तान के हिस्से में गया था और आज का जो पश्चिम बंगाल है आपका भारत के हिस्से में आया था। और आज जो आपका आज का बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान पहले कहा जाता था, लेकिन 1971 में क्या हुआ, ये पाकिस्तान से टूट करके अलग हुआ और इसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका पंजाब और बंगाल दो जो प्रांत थे आपका जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी के द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं दो अवरोधों का उल्लेख करें। यानी कि अल बरूनी के द्वारा जो भारत का वृत्तांत लिखा गया है, इसमें उनको कौन कौन सी कठिनाई आई थी, उनमें से दो कठिनाइयों को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए जो पहली कठिनाई आई थी वो थी भाषा की थी। भाषा की कैसे कठिनाई थी, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी भाषा थी वो हल्का फुल्का आपका नहीं, उस समय आपका पूरी तरह से संस्कृत चलता था। आज आपका ज़्यादा पकड़ हिंदी का बन गया है, ठीक है, लेकिन उस समय आपका संस्कृत चलता था। जो संस्कृत के भाव थे उसे जो अरबी या फारसी में व्यक्त करना काफ़ी कठिन था। और दूसरी जो कठिनाई थी आपका वो था धार्मिक रीति रिवाज और मान्यता में भिन्नता। देखिए आज भी आपका भारत में क्या है, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न मान्यता मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका भिन्नता पाई जाती थी रीति रिवाज में, आपका मान्यता में, ठीक है, तो ये जो कठिनाई थी ये एक मुख्य कठिनाई थी अल बरूनी के लेकर के उससे समझने में। ठीक है, तो ये दो कठिनाई थी भारत का वृत्तांत लिखने में अल बरूनी का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई दो विशेषता लिखें। तो देखिए पहला जो विशेषता थी आपका कि अस्थायी बंदोबस्त, यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त होगा। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस, यहाँ पे लॉर्ड होगा, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया। और दूसरी जो विशेषता थी इसका कि इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदारी को दे दी गई थी। इस संपदा पर भू राजस्व निर्धारित किया जाना, जिसे जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा देते थे। यानी कि कौन सी भूमि पर किस प्रकार की राजस्व निर्धारित था, वो क्या करता था, जमींदार तहसीलदार था और ये तहसील करके सरकार को उसके पास जमा करते थे। अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। जो भी किसान अपना टैक्स नहीं दे पाते थे, राजस्व नहीं दे पाते थे, उनकी भूमि क्या किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। तो ये टोटल हम लोगों ने टॉप 17 क्वेश्चन देखा, 2 नंबरिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। आगे मैं 3 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आऊँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आऊँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपका हिस्ट्री के और भी क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।